Please subscribe my channel. Please subscribe my channel and press the आज अपना टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ह्यूमन ब्लड की अगर बात करें तो यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। महत्वपूर्ण कैसे है? क्योंकि इस रक्त के द्वारा ही हमारे शरीर की संपूर्ण कोशिकाओं की जो क्रियाविधि है वो संचालित होती है, और जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन के भी विभिन्न जो पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों को हमारे शरीर में संतृप्त करने का काम रक्त ही करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो ग्रंथियां होती है, चाहे वो अंतःस्रावी हो चाहे बहिःस्रावी हो, तो उनके द्वारा स्रावित जो एंजाइम है या हार्मोन्स हैं उनका परिवहन भी इस रक्त के द्वारा ही किया जाता है। हम इसकी कुछ सामान्य बिंदु की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह है कनेक्टिव टिश्यू। रक्त को एक संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। संयोजी ऊतक का मतलब क्या है? तो वह ऊतक जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। संयोग या संयोजी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है हमारे शरीर में इसकी मात्रा कितनी होती है? तो औसतन 5 से लेकर के 6 लीटर एक व्यक्ति के अंदर इसकी मात्रा होती है। अगर परसेंटेज में बात करें वजन के अनुसार तो वो होती है वजन का 7%। जैसे मान लो मेरे शरीर का वजन अगर 100 किलोग्राम है तो मेरे शरीर में औसतन 7 लीटर रक्त होगा। अगर किसी व्यक्ति का वजन 50 केजी है तो उसमें लगभग 3.5 लीटर रक्त होगा। तो इस प्रकार से एक एवरेज के रूप में अपन निकाल सकते हैं। बात करें इसके पीएच की, पीएच क्या है? तो उषांश ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी विलयन में पाए जाने वाले H आयनों की सांद्रता को अपन पीएच कहते हैं। इसी के आधार पर किसी पदार्थ को अम्ल या फिर क्षार कहते हैं। अगर पीएच का मान 7 से कम हो तो उसको अम्ल कहते हैं, 7 से ऊपर हो तो क्षार कहते हैं, और 7 अगर उसका मान हो तो उदासीन कहते हैं। यहाँ पर इसका जो पीएच मान है वो 7.4, ये है हल्का क्षारीय। यहां से प्रश्न कंपटीशन में आ जाता है कि रक्त का पीएच मान क्या है, रक्त क्या है, अम्ल है या क्षार है? तो क्या बोलेंगे उसको? क्षार, और वो भी कैसा? हल्का क्षारीय, क्योंकि 7 से ऊपर जा रहा है। अगला पॉइंट है, अगर अपन तुलना करें महिलाओं की पुरुषों से, तो महिलाओं में पुरुषों से आधा लीटर रक्त कम होता है। यानी जैसे किसी व्यक्ति में वजन उसका मान लो 100 किलोग्राम है, उसमें 7 लीटर रक्त है, और उसी समकक्ष महिला अगर 100 किलोग्राम की है तो उसमें लगभग 6.5 लीटर रक्त होगा। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब हम इस रक्त का डिवाइडेशन पढ़ते हैं। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कणिकाएं, ब्लड सेल या कार्पल्स। प्लाज्मा जो है वो 55% होता है 100 में से, और 45% है वो कणिकाएं होती है। प्लाज्मा एक तरल भाग है, लिक्विड के रूप में होता है, और इस प्लाज्मा को अगर हम 100% माने तो इस 100% के अंदर 90% तो जल होता है, 90 से 92%, और 7% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है। हमारे अगर शरीर के वेट की अगर बात करें तो कुल मिलाकर के 18% हमारे वजन का हमारे शरीर में प्रोटीन होती है। तो 7% प्रोटीन इस प्लाज्मा में पाई जाती है, और 0.9% जो है वो साल्ट होता है। जो है बस ताप का नियंत्रण है। रक्त हमारे शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। जैसे हम सर्दी में भी है और गर्मी में भी है, तब भी हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री ही रहता है। तो उसको कौन बनाए रखता है? ये प्लाज्मा ही बनाए रखता है। इसके बाद में है फाइब्रिनोजिन नामक इसमें प्रोटीन पाई जाती है। यह प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में कार्य करती है, और इस प्लाज्मा में से अगर इस प्रोटीन को निकाल लिया जाए, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को निकाल लिया जाए, तो बचा हुआ जो पदार्थ है वो सीरम कहलाता है। सेकंड जो भाग है वह है ब्लड सेल्स या कार्पल्स। इसको 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स, इसको अंग्रेजी में
इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इसका जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है, हमारी जो हड्डियों के बीच में गुहा होती है बोन मैरो, उसके अंदर इसका निर्माण होता है। और इसकी जो मृत्यु है वो लीवर और स्प्लीन में होती है। लीवर यकृत के अंदर और स्प्लीन, इसको अपन तिल्ली बोलते हैं, ये बड़े आमाशय के पीछे की ओर स्थित होती है। इस तिल्ली को या स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कब्रिस्तान, जैसे कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसको अपन कब्रिस्तान में गाड़ते हैं, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में जो आरबीसी नष्ट होती है या मृत्यु होती है तो उनको इस स्प्लीन में नष्ट किया जाता है और वहां से जो अपशिष्ट बनता है वो लीवर के माध्यम से हमारे पाचन तंत्र से होता हुआ बाहर निकल जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण एक घटक है वो होता है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन का कार्य होता है O2 और CO2 यानी ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करना। ऑक्सीजन जो अपन श्वास से लेते हैं उसको रक्त के माध्यम से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना और कोशिका में बनने वाले CO2 को वहां से वापस शरीर से बाहर निकालना। तो ये काम है हीमोग्लोबिन का। अगर इसके रंग की अगर हम बात करें तो इसका रंग होता है नीला, लेकिन यही हीमोग्लोबिन अगर हमारी शरीर में ऑक्सीजन के साथ में संवहित होती है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और इसी के कारण रुधिर का जो रंग है वो लाल रंग होता है। ये पर्सनल कंपटीशन में आ चुका है कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है। अधिकांश बच्चे इसको डायरेक्ट लाल कर देते हैं जो कि गलत है। इसका रंग कैसा होता है? नीला। लाल कब होगा? जब इसका संयोग किससे होगा? ऑक्सीजन से होगा। इसके बाद में बात करें, ये जो आरबीसी है वो केंद्रक विहीन कोशिका होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका जो जीवन काल है वो 20 से लेकर के 130 दिन होता है। इसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है और लगातार रोज इसकी नई कोशिकाएं बनती रहती है। इसके बाद में है WBC, व्हाइट ब्लड कार्पस। इसको साइंटिफिक भाषा में ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं और इनको सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है। सैनिक का काम क्या होता है? बॉर्डर पर रक्षा करना। ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी एक देश के समान है और उस देश की या इस शरीर की बाहर से आने वाले रोगाणुओं से रक्षा करने का जो काम है वो कौन करता है? WBC। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सैनिक कणिकाएं बोलते हैं। अगर इनकी संख्या कम हो जाए तो हमारा जो शरीर है वो रोगाणुओं से घिर जाता है और हम रोगग्रसित हो जाते हैं। इसी से हम बोलते हैं कि किसी व्यक्ति की जो प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली है वो किस प्रकार की है। अगर कणिकाएं कमजोर है तो इस इम्यून सिस्टम कमजोर होगा और ये अच्छी है तो इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। जैसे इस समय अपन कोरोना की बात करें तो कोरोना के अंदर लोग कह रहे हैं कि अपना इम्यून पावर बढ़ाइए। इम्यून पावर का तात्पर्य है इन WBC कोशिकाओं की जो पावर है उसको बढ़ाइए। तो उसको बढ़ाने का सीधा सा जो कार्य है वो है कि हम संतुलित भोजन अगर लेंगे तो इसका पावर बढ़ेगा, अर्थात हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और हम आसानी से उस रोगों से जीत सकते हैं। इसका भी जीवन काल है वो 8 से 10 दिन का होता है, उसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनमें कौन कौन सी कणिकाएं होती है? तो इस WBC को दो भागों में बांटा गया है, एक तो कणिकाणु और एक है अकणिकाणु। कणिकाणु के अंदर WBC के अंदर कणों के समान छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है और इसके अंदर जैसे कि इओसिनोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, ये अलग अलग WBC के प्रकार है जिसमें पाए जाते हैं। सबसे अधिक इसमें होती है न्यूट्रोफिल्स। दूसरा है अकणिकाणु, इसमें बेसोफिल्स है, मारक कोशिकाएं हैं और लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट के अंदर भी T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट अलग अलग प्रकार की होती है। ये सब अलग अलग कणिकाएं क्यों होती है? तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे शरीर में बाहर से कई हजारों प्रकार के रोगाणु शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, तो उन अलग अलग रोगाणुओं के लिए अलग अलग प्रकार के WBC कार्य करती है, तो इसलिए उनके अलग अलग टाइप होते हैं। तीसरा जो भाग है कणिकाणु का वो है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। यह रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। थक्का कब? जैसे मैं रास्ते में जा रहा हूं, मेरे पैर में चोट लग गई और अचानक खून बहने लगता है तो आपने देखा होगा कुछ देर बाद में खून बहना बंद हो जाता है। वो बंद कैसे हुआ? तो उसको बंद करने का कार्य कौन करता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन से क्रिया करती है और क्रिया करके रुधिर का एक थक्का बनाती है जिससे रुधिर का बहना रुक जाता है और कोई भी व्यक्ति इसको चोट लगी है वो मृत्यु होने से बच जाता है। तो इसका भी महत्वपूर्ण कार्य है और इसका जो जीवन काल है वो 10 दिन का होता है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म रूप में अपना ये था ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। धन्यवाद। Please subscribe my channel.